के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन में पहला एक्सल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर पार्ट अपीयर हो चुका था, जिसके लिए सारे के सारे गॉड किंग्स आपस में फाइट करने लगे, लेकिन आखिर में वो असुरा गॉड किंग के हाथों में आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए 8 ग्रेट एम्परर्स को मिलकर उसका मुकाबला करना पड़ता है, जिसमें भी असुरा गॉड किंग ने उनके कई सारे लोगों को चांद से मार डाला था। इसके बाद यहाँ सेकंड ट्रेजर की इंफॉर्मेशन इन लोगों को दे दी गई, जिसे माइटी अर्थ सील कहा जाता है, और थर्ड ट्रेजर को माइटी पीपल सील कहा जाता है। इस इंफॉर्मेशन के बाद असुरा गॉड किंग यहाँ पर डील करते हुए कहता है कि अगर तुम लोग मुझे ये फर्स्ट माइटी स्काई सील लेकर जाने दो, तो मैं वादा करता हूँ कि जब तक अगला एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड नहीं बन जाता तब तक मैं एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के अंदर कदम नहीं रखूंगा। जिस पर वहाँ मौजूद सारे गॉड किंग्स एग्री हो गए थे, और इसीलिए असुरा गॉड किंग यहाँ माइटी स्काई सील को लेकर वहाँ से निकल पड़ा। लेकिन किन्यू को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, उसे अभी भी असुरा गॉड पर शक हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू की वाइफ यानी कि मिस जेंगली का दोबारा से बेटा होने वाला था, जिस बात की खुशखबरी तो लिनमिंग पहले से किन्यू को दे चुका है। इवन की किन्सी भी अपने छोटे भाई के आने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि 10 साल गुजर चुके थे। किन्यू अपने न्यू यूनिवर्स के अंदर मौजूद था, जहां वो अपने न्यू यूनिवर्स के सेकंड लेयर यानी कि इमोर्टल डीमन डेविल रेल्म को बना रहा है। और इस सेकंड लेयर को बनाते हुए किन्यू कह रहा था कि बस सिर्फ 2 साल और फिर ये सेकंड लेयर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जिसके बाद किन्यू वापस से सीज़न पैलेस आ जाता है और उससे अपने सामने अपने दोनों बेटे देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि किन्सी अब पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था, और उसका छोटा भाई यानी कि किन्यू का दूसरा बच्चा भी पैदा हो चुका है, और उसका नाम है किन शुआंग। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि किन्सी जब पैदा हुआ था तब से उसकी कल्टीवेशन एक हाई ग्रेड के हेवनली गॉड जितनी थी, यानी कि वो बचपन से इतना ज्यादा पावरफुल था। लेकिन दूसरी तरफ किन शुआंग के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, और एक हेवनली गॉड ना होने की वजह से अब तक वो हवा में भी नहीं उड़ सकता। इसलिए किन्सी उसे अपने कंधे पर बिठाकर हवा में उड़ाकर उसे एंजॉय करवा रहा था। जहाँ जब किन शुआंग अपने फादर को देखता है तो वो फौरन से अपने फादर के पास आकर उनसे कहने लगा कि डैड मैंने आपको बहुत मिस किया जब आप सेकुलेशन में बैठे हुए थे। इस पर किन्यू भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बेटा मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। ये सुनने के बाद किन शुआंग को दोबारा से उड़ने का मन करता है, और किन्सी उसे दोबारा से कंधे पर बिठाकर हवा में ले गया था। तभी अचानक पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मिस जेंगली भी किन्यू के पास आ गई थी। ये दोनों ही अपने बच्चों को देख रहे थे, जहाँ पर मिस जेंगली कहती है कि अभी तक किन शुआंग हेवनली गॉड रेल्म पर नहीं पहुंचा, इसी वजह से वो उड़ भी नहीं सकता। जिस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, वो अपना रास्ता ढूंढ लेगा और एक दिन वो ताकतवर हो ही जाएगा। जिस पर मिस जेंगली भी शांत हो गई थी। इसके बाद वो अंकल जियांगलिन, मास्टर यी फेंग और साथ ही साथ मिस जू क्यूलिन की कंडीशन के बारे में किन्यू से सवाल करती है, जिस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि वो सब बिल्कुल ठीक है, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन में आ गया, और हम देखते हैं कि ब्लड सी क्वीन भी अब यहाँ पर आ चुकी थी, जिसे मास्टर यी फेंग देख रहा था, और वो मास्टर जियांगलिन से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या ये ब्लड सी क्वीन वही लड़की जू यून है जिसके बारे में आपने किन्यू को बताया था। इस पर मास्टर जियांगलिन जवाब देते हुए कहता है कि मैं पूरे यकीन से तो नहीं कह सकता। जू यून पिछले एक्सल्टेड सेलेस्टियल बैटल के दौरान ज़्याओ याओ की टीममेट हुआ करती थी, जो कि अनफेदर फ्रीडम एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बन गया, और उसके बाद से पता नहीं जू यून अचानक से गायब हो गई थी। ब्लड सी क्वीन और जू यून के बीच काफी कुछ सिमिलर है, लेकिन इनका जो पावर हो रहा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जो सब सुनने के बाद मास्टर यी फेंग कहता है कि किन्यू की मदद से अब हम ये तो जानते हैं कि ब्लड सी क्वीन के पास भी टाइम स्टॉप टेक्निक है, यानी कि वो 8 सीक्रेट एम्परर्स का मुकाबला कर सकती है। इस बार ये सेकंड ट्रेजर के लिए हमें भी कम्पीट करना होगा, लेकिन जरा सावधानी के साथ, क्योंकि 8 सीक्रेट एम्परर्स के अलग अलग प्लान्स है। हम तीनों को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि अब असुरा गॉड किंग भी बीच में नहीं है। ये सुनकर मास्टर जियांग फन फौरन अपने लुवियो सोर्ड को बाहर निकाल लेता है, जबकि दूसरी तरफ मास्टर यी फेंग ने अपने वर्ड्स के प्लान व्यू पेंटिंग को बाहर निकाल लिया था, और आखिर में मिस जू क्यूलिन भी अपने 1000 विलो स्टाफ को बाहर निकाल लेती है। ये तीनों ही इस बार एक्शंस लेने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका रूल ये भी था कि जो भी पहले उस सेकंड ट्रेजर को पकड़ेगा वो ट्रेजर उसी का होगा। यहाँ किन्यू तो टेलीपैथी के थ्रू मास्टर जियांगलिन से बात करते हुए कहता है कि अंकल जियांगलिन कि अगर आपको माइटी अर्थ सील मिल जाए तो उसे ज्यादा देर तक अपने पास मत रखना। जैसे आप एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन से बाहर आएंगे मैं वहाँ पर आपसे मिलने आ जाऊंगा। जिस पर मास्टर जियांगलिन भी एग्री करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी के सारे गॉड किंग्स यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि कब सेकंड माइटी अर्थ सील समन होगा, क्योंकि 10 साल का समय तो गुजर चुका है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल कैलिड्रॉन चमकने लगा, जो देखकर ये सारे गॉड किंग समझ चुके थे कि माइटी अर्थ सील समन होने वाला है, और उसे पकड़ने के लिए ये सब लोग फौरन से आगे की तरफ जंप कर देते हैं। जो बात सही थी, क्योंकि हम देखते हैं कि माइटी अर्थ सील यहाँ पर समन हो चुका था, जिसे पकड़ने की 8 ग्रेट एम्परर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। हम देखते हैं कि मू एम्परर यहाँ अपने कई सारे फॉर्मेशंस बनाकर प्लांट टेंटिकल्स को समन करते हुए उस माइटी अर्थ सील को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन माइटी अर्थ सील बहुत ज्यादा तेज था और वो खुद को बचा रहा है।
ये देखकर यहाँ डुआनमो एम्परर कहता है कि ब्रदर मू, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और ये कहते ही पूरे से अपने 1004 मिरर लाइट फॉर्मेशन एक्टिवेट कर ली थी ताकि वो इस माइटी अर्थ सील को जकड़ सके, जिसमें टांगा एम्प्रेस भी उसकी मदद करती है। वो अपनी ग्रीन वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए माइटी अर्थ सील के आसपास की जगह को फ्रीज करने लगी ताकि वो अपनी जगह से मूव ना कर सके। लेकिन माइटी अर्थ सील तो इन सबकी सोच से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। वो आसानी के साथ इन सबके फॉर्मेशंस को तोड़ते हुए बाहर की तरफ निकल आया, जो देखकर तो ये तीनों एम्परर्स ही शॉक हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइटी अर्थ सील भागते भागते अचानक से एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन कर देता है, बिल्कुल माइटी स्काई सील की तरह, और वो उसके अंदर चला गया, जिसे फॉलो करते हुए सारे के सारे गॉड किंग भी उस पोर्टल के अंदर चले गए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ एक स्नो डेजर्ट इल्यूशन स्पेस में आ जाता है, जहाँ पर सारे 8 सीक्रेट एम्परर, सारे के सारे गॉड किंग, इवन के मास्टर जियांग लैन और उनके साथी भी आ चुके थे। और ये सब लोग ही माइटी अर्थ सील की तलाश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन्हें माइटी अर्थ सील कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो इसलिए क्योंकि माइटी अर्थ सील यहाँ जमीन के नीचे छुपा हुआ था और वो अचानक जमीन को चीरते हुए बाहर की तरफ आ जाता है, जिसे पकड़ने के लिए ये लोग जैसे उसके पीछे रवाना होने लगे तभी अचानक माइटी अर्थ सील दोबारा जमीन के नीचे चला गया, जो देखकर तो ये सब समझ गए कि हमें जमीन को चीरना होगा, तभी हम माइटी अर्थ सील को देख पाएंगे। जिसके लिए हम देखते हैं कि हुआंगफू एम्परर का बड़ा भाई हुआंगफू ली यहाँ पर एक गोल्डन नेल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जमीन को चीरने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। वो जरा गहराई तक नहीं जा पा रहा था, जो देखकर तो वो हैरान हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुटाई एम्परर यहाँ पर स्पिरिचुअल सेंस को जमीन में फैलाने लगा, लेकिन वो ये देखकर शॉक हो गया कि उसकी स्पिरिचुअल सेंस भी जमीन में नहीं फैल रही। जिस पर पुटाई एम्परर का छोटा भाई कहता है फिर तो इस जमीन को मैं चीरता हूँ, और ये कहती वो भी कोशिश करता है जमीन को स्प्लिट करने की, लेकिन वो भी नाकामयाब रहा। अब इन लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि ये लोग अलग अलग होकर माइटी अर्थ सील की तलाश करें, जिसकी वजह से जैंग एम्परर यहाँ अपने साथ जाओ एम्परर और शेंटू एम्परर को लेकर अलग डायरेक्शन में चला जाता है, जहाँ रास्ते में चलते हुए ये तीनों माइटी अर्थ सील को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ जैंग एम्परर अपने मन में कह रहा था कि स्पिरिचुअल सेंस का इस्तेमाल करके माइटी अर्थ सील को ढूंढना नहीं जा सकता, इसलिए हम तीनों को भी थोड़ा अलग अलग होकर यहाँ माइटी अर्थ सील की तलाश करनी होगी, लेकिन ज्यादा दूर एक दूसरे से नहीं जाएंगे, ताकि जैसे ही एक बंदे को माइटी अर्थ सील दिखे बाकी दोनों उसकी मदद करने के लिए फौरन से पहुंच सके। इस पर जाओ एम्परर और शेंटू एम्परर दोनों एग्री करते थे, पर तभी अचानक इन्हें अपने सामने की तरफ एक ऑरेंज कलर की रोशनी चमकती हुई दिखाई दी, जो कि असल में कुछ और नहीं बल्कि माइटी अर्थ सील ही था, और वो चट्टानों को तोड़ते हुए फौरन से निकलकर बाहर आ गया, जिसे वैली में अपने सामने देखकर ये तीनों एम्परर उसके पीछे पड़ गए थे। जियांग एम्परर तो माइटी अर्थ सील को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी, इसलिए जाओ एम्परर फौरन से जंप करते हुए वैली के बाहर हवा में आ गया था, जहाँ पर वो कहता है कि जियांग एम्परर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इस माइटी अर्थ सील को स्लो करने के लिए, और ये कहती हुए आसमान से बिजली कड़काते हुए यहाँ उस माइटी अर्थ सील पर गिराने की कोशिश करता है ताकि उसकी रफ्तार स्लो हो सके। ऐसा करने से माइटी अर्थ सील की रफ्तार तो स्लो नहीं हुई, लेकिन बाकी के सारे गॉड किंग्स ने यहाँ पर उस चमकती हुई रोशनी को देख लिया था और वो समझ गए थे कि माइटी अर्थ सील वहीं पर है, इसलिए बाकी के सारे गॉड किंग्स भी उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगे जहाँ पर जियांग एम्परर कह रहा था कि इससे काम नहीं बन रहा, हम तीनों को अपनी गॉड किंग की पावर्स को एक साथ इस्तेमाल करते हुए 1 एनर्जी 3 एलिमेंट का इस्तेमाल करना होगा, सिर्फ इसी तरीके से हम उस माइटी अर्थ सील को पकड़ सकते हैं। जिस पर बाकी के दोनों एम्परर भी एग्री हो गए थे और ये तीनों ही अपनी गॉड किंग की पावर्स को कंबाइन करते हुए 1 एनर्जी 3 एलिमेंट्स की पावर का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक चेन जिसके अंदर थंडर और फ्लेम की पावर थी, हम देखते हैं कि वो चेन तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए माइटी अर्थ सील को जकड़ लेती है, जहाँ जियांग एम्परर खुश होते हुए कह रहा था कि हम कामयाब हो रहे हैं, बस थोड़ी देर और होल्ड करके रखो। इसी तरह करते हुए ये तीनों सीक्रेट एम्परर अपनी पूरी जान लगा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइटी अर्थ सील आज के दिन ट्रैप होने की मूड में नहीं थी, इसलिए वो अपना पूरा जोर लगाते हुए इन चेन्स को तोड़कर फौरन यहाँ से आजाद होते हुए चली गई, जो देखकर तो इन तीनों सीक्रेट एम्परर्स की आंखें पटी की पटी रह गई थी। जियांग एम्परर अपने मन में कह रहा था कि आखिर ये सब क्या था, ये माइटी अर्थ सील इतना ज्यादा रेजिस्ट क्यों कर रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि माइटी अर्थ सील खुद अपने ऑनर को चूज करेगी, यानी कि ये उसकी मर्जी होगी कि वो किसे अपना मास्टर बनाती है, जो बात बिल्कुल सही थी क्योंकि हम देखते हैं कि माइटी अर्थ सील हवा में जाने के बाद यहाँ तेज एनर्जी के साथ वापस से जमीन पर गिरते हुए जमीन के अंदर से गुजरकर खुद ब खुद यहाँ मास्टर जियांग लैन और उसके साथियों के सामने आ गई थी, जहाँ मास्टर जियांग लैन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो माइटी अर्थ सील खुद ब खुद मास्टर जियांग लैन के हाथ में आ गई, यानी कि माइटी अर्थ सील ने मास्टर जियांग लैन को अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट किया है, जो देखकर तो ये तीनों भी काफी जरा हैरान थे, लेकिन फिलहाल यहाँ से निकलना जरा जरूरी था, इसलिए मास्टर जियांग लैन अपने दोस्तों से कहता है कि चलो अब यहाँ से निकलते हैं, जो सुनकर मास्टर जियांग लैन और उसके दोस्त फौरन यहाँ से वापस पोर्टल की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में मास्टर यीफिंग मास्टर जियांग लैन से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये माइटी अर्थ सील खुद ब खुद तुम्हारे हाथों में कैसे आ गई, इस पर मास्टर जियांग लैन जवाब देते हुए कहता है कि ये तो मैं खुद भी नहीं जानता।
यहाँ वो भी ये कह ही रही थी कि तभी अचानक उनके सामने जाओ एम्परर और उनके साथी आ जाते हैं, जहाँ जाओ एम्परर कह रहा था कि जियांगलिन बेहतर होगा कि तुम वो माइटी अर्थ सील खुद ब खुद मेरे हवाले कर दो। लेकिन ऑफ कोर्स मास्टर जियांगलिन ऐसा नहीं करने वाले। मिस यूकिलिन कहती है कि इन्हें मैं देखी हूँ। ये कहती वो फौरन अपने 1000 विलो स्टाफ को बाहर की तरफ निकालते हुए डेड डोमेन को एक्टिवेट कर लेती है, जिसके अंदर टांग एम्परर्स और साथ ही साथ बहुत सारे और गॉड किंग लेवल के कल्टिवेटर फंस चुके थे और वो लोग घबरा रहे थे क्योंकि ये आर्टिफैक्ट जिससे डेड डोमेन को अनलीश किया गया था वो एक टॉप ग्रेड का सोल ओरिजिन ट्रेजर है। मिस यूकिलिन भी कहती है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो कहती है उस डेड डोमेन के अंदर से हम देखते हैं कि कई सारे हैंड्स निकलते हुए यहाँ उन गॉड किंग्स पर हमला करने लगे ताकि वो उन्हें जान से मार सके। लेकिन टांग एम्प्रेस को ये सब देखकर जरा डर नहीं लग रहा था। वो कहती है कि ये डोमेन मेरे सोर्स पल के सामने कुछ नहीं बल्कि असली डोमेन अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जो कहती है वो अपने वाटर सोर्स पल की पावर का इस्तेमाल करते हुए फिर से ग्रीन ओशियन रेडिएटिंग पल डोमेन एक्टिवेट कर लेती है, जिसमें 5-6 वाटर बीड्स बन चुके थे और हम देखते हैं कि ये वाटर बीड आसानी के साथ डेड डोमेन को खत्म करते हुए तेजी के साथ मास्टर जियांगलिन के पीछे पड़ गए थे। इससे पहले कि ये वाटर अटैक मास्टर जियांगलिन को हिट कर पाता, मिस यूकिलिन अपनी इविल पंप टेक्निक का इस्तेमाल करते उस अटैक को ब्लॉक कर देती है ताकि मास्टर जियांगलिन को भागने का मौका मिल सके। हम देखते हैं कि अभी भी मास्टर जियांगलिन के पीछे कई सारे गॉड किंग लेवल के कल्टिवेटर्स पड़े हुए थे। साथ ही साथ जाओ एम्परर भी गुस्सा होते हुए अपने थंडर अटैक दूर से मास्टर जियांगलिन पर चल रहा था। यहाँ बीच रास्ते में हम देखते हैं कि मास्टर यीफेंग अपने वर्ड व्यू लैंड पेंटिंग स्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आधे गॉड किंग्स को तो ट्रैप कर लेता है ताकि मास्टर जियांगलिन का काम आसान हो सके। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मास्टर जियांगलिन जो कि उन थंडर अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था, अभी भी उसके पीछे बहुत सारे गॉड किंग लेवल कल्टिवेटर्स पड़े हुए हैं और वो अपने मन में सोच रहा था कितने सारे लोग, मुझे इनसे जल्द से जल्द अपना पीछे छुड़वाना होगा। इसके लिए हम देखते हैं कि मास्टर जियांगलिन फिर से हवा में रुककर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करने लगे, जो कि असल में टाइम एक्सेलरेशन टेक्निक थी। ये सिर्फ गॉड किंग के फर्स्ट स्टेप लेवल कल्टिवेटर्स के पास ही होती है। एलिमेंट्री गॉड किंग यानी कि ऑर्डिनरी गॉड किंग इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस टाइम एक्सेलरेशन टेक्निक को एक्टिवेट करने की वजह से हम देखते हैं कि मास्टर जियांगलिन की रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी। वो यहाँ गॉड किंग्स के बीच में से तेजी के साथ गुजर गए, जो देखकर तो वो सब के सब काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जियांगलिन के सामने से कुछ और गॉड किंग तेजी के साथ उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि सोच रहे थे कि इसी तेज रफ्तार में वो मास्टर जियांगलिन पर हमला करते उसे मार डालेंगे। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने ये गलती करने की कोशिश की, मास्टर जियांगलिन के साथ टच होती वो लोग राख में बदलने लगे, जबकि मास्टर जियांगलिन उन सबको चीरते हुए काफी तेजी के साथ दूर आ चुके थे। जहाँ रास्ते में वो अपने मन में कह रहे थे कि अच्छा हुआ कि मैंने टाइम एक्सेलरेशन का इस्तेमाल कर दिया, इसी वजह से मैं उन सारे गॉड किंग से अपना पीछे छुड़ा पाया। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर जियांगलिन का बड़ा भाई यानी कि जियांग फान भी यहाँ पर पहुंच चुका था, जो कि मास्टर जियांगलिन के पीछे और आवाज देते हुए कह रहा था कि रुक जाओ जियांगलिन, माइटी अर्थ सील को मेरे हवाले कर दो। हमारे भाईचारे की वजह से मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अगर ये माइटी अर्थ सील तुम्हारे पास होगा तो मुसीबतें तुम्हारा पीछा करती रहेगी, तुम्हें कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। सेकंड ब्रदर, मेरी बात को समझो। यहाँ जियांग एम्परर की ये सारी बातें सुनकर मास्टर जियांगलिन पीछे की तरफ मुड़कर देखते हुए पुरानी बातों को याद करता है, जहाँ जियांग एम्परर हर बार बिल्कुल ऐसी ही बातें करता था कि जियांगलिन ये सब कुछ मैं पियाओजू सिटी के लिए ही तो कर रहा हूँ। और इन्हीं बातों की वजह से हर बार मास्टर जियांगलिन ब्लैकमेल हो जाते थे, इवन कि वो अपने प्यार को भी बचा नहीं पाए सिर्फ इन्हीं बातों की वजह से, क्योंकि वो खुद से बढ़कर अपने क्लैन के बारे में सोचते थे। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग एम्परर मास्टर जियांगलिन पर अपने डार्क एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए अटैक्स कर रहा था, जिन्हें टॉर्च करते हुए दूसरी तरफ मास्टर जियांगलिन कहता है कि सच कहो, तुम कभी भी पियाओजू सिटी या फिर हमारे लिए नहीं सोचते थे, बल्कि ये सब कुछ तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हो। जो सुनकर जियांग एम्परर अपने डार्क सोल पल की पावर को इकट्ठा करते हुए हवा में एक बहुत बड़ा अटैक बना चुका था और वो कह रहा था कि अगर तुम ऐसी जिद करोगे तो बाद में मुझे बेरहम मत कहना। ये कहते जियांग एम्परर अपने उस पावरफुल अटैक को यहाँ मास्टर जियांगलिन की तरफ चल देता है, जिसे ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ मास्टर जियांगलिन ने भी अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए तेजी के साथ उस अटैक से तकड़वा दिया। हवा में ये दोनों अपनी पूरी ताकत से अपने अटैक तकड़वा रहे हैं, जहाँ पर मास्टर जियांगलिन कह रहा था कि तुमने हमेशा हमारे क्लैन और पियाओजू सिटी को बहाना बनाया कि तुम ये सब कुछ उनके लिए कर रहे हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ अपनी ही ख्वाहिशों को पूरा कर रहे थे। इसलिए आज के बाद से मैं तुम्हारा कोई ऑर्डर नहीं मानने वाला। यहाँ इसी के साथ एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद मास्टर जियांगलिन दोबारा वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जियांग एम्परर उसे फॉलो कर रहा था और उसे रोकने के लिए मास्टर जियांगलिन फिर से हवा में रुकते हुए एक स्लैश अटैक जियांग एम्परर पर चल देता है, जिसे जियांग एम्परर ने आसानी के साथ ब्लॉक कर दिया था। और वो मास्टर जियांगलिन से कहने लगा कि हम दोनों अभी भी भाई हैं, इसी में तुम्हारी भलाई है कि अगर तुम वो माइटी अर्थ सील मेरे हवाले कर दो, मैं पास्ट का सब कुछ भुला दूंगा और तुम्हें माफ कर दूंगा। ये सब सुनकर दूसरी तरफ मास्टर जियांगलिन कहता है कि तुम खुद को मेरा भाई कहते हो, लेकिन अब मैं इस बात को नहीं मानता, हम दोनों भाई नहीं है। इसी के साथ इन दोनों के दरमियान खतरनाक हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट होना शुरू हो गई।
गई। जिस फाइट के दौरान मास्टर जैंगलिन जैंग एम्परर पर भारी पड़ रहा था, साथ ही साथ वो कह रहा था कि उस दिन अगर जू क्यूमी की मौत के टाइम पर बीच में इंटरफियर ना किया होता और मुझे रोका ना होता तो आज के दिन मैं इतनी तकलीफ से ना गुजरता। तुम्हारी वजह से मैंने अपने प्यार को खोने का दर्द बर्दाश्त किया, और जब तुम्हारी बेटी जैंगली और किन्यू की बारी आई तब भी तुमने उनके साथ क्या किया? तुमने उनकी फीलिंग्स की परवाह नहीं की। यहाँ मास्टर जैंगलिन ये सब कहते हुए इमोशनल हो रहे थे, और इसी मौके की वजह से जैंग एम्परर उसे ओवरशैडो करते हुए एक पावरफुल अटैक के साथ हिट करते हुए फौरन से जमीन पर पटक देता है। जहाँ जैंग एम्परर कह रहा था कि तुम अभी भी काफी जरा जिद्दी हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुमसे ये सील मुझे खुद ही जबरदस्ती लेना होगा। जो कहते हुए जैंग एम्परर ने हवा में कुछ क्रिस्टल नीडल अटैक रेडी करना शुरू कर दिए थे। नीचे की तरफ मौजूद मास्टर जैंगलिन खड़े होते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे बाई कहते थे तो बताओ कि आखिर तुमने मेरे प्यार जू क्यूमी को मरने कैसे दिया? तुम्हें मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, ना कि मेरे खिलाफ, और तुमने किन्यू और मिस जैंगली को भागने के लिए मजबूर क्यों किया? तुम एक बहुत बुरे भाई और बहुत बुरे पिता हो। जिस पर जैंग एम्परर गुस्सा होकर जवाब देते हुए कहता है कि जिद मत करो, और ये कहती है उसने फौरन से अपने क्रिस्टल अटैक यहाँ मास्टर जैंगलिन की तरफ चल दिए, यानी कि वो मास्टर जैंगलिन की भी जान लेने वाला है। जो देखकर मास्टर जैंगलिन कहता है कि मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, होल्ड बैक करने का कोई फायदा नहीं। और ये कहती मास्टर जैंगलिन फौरन अपनी लुवियो सोर्ड को बाहर की तरफ निकाल चुके, जिनके मल्टीपल स्लैश अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ ये स्लैश अटैक सीधा सीधा यहाँ जैंग एम्परर की तरफ भी चल रहे थे, जिन स्लैश अटैक को जैंग एम्परर डॉज नहीं कर पाता और वो इनसे हिट होने लगा। अब बारी थी फाइनल अटैक की, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जैंगलिन तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन जैंग एम्परर के पास से गुजरते हुए अपनी लुवियो सोर्ड के फाइनल स्लैश अटैक से उसे हिट कर देता है। जिस फाइनल स्लैश अटैक से जैंग एम्परर बुरी तरीके से घायल हो चुका था, उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो पलट कर मास्टर जैंगलिन की तरफ देखता है, जहाँ मास्टर जैंगलिन भी एक नजर पीछे की तरफ देखने के बाद फौरन वहाँ से आगे की तरफ बढ़ चले। थोड़ी देर में यहाँ जैंग एम्परर के पास जाओ एम्परर भी आ गया था, जो कि जैंग एम्परर को संभालते हुए कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? जिस पर जैंग एम्परर निराशा के साथ अपने गांव को बढ़ते हुए कह रहा था कि अब वो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो चुका है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी वो गुस्से के साथ कह रहा था कि चाहे जो मर्जी हो जाए मुझे वो माइटी अर्थ सील हर हाल में चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के बाहर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कश्ती में यहाँ असुरा गॉड किंग लेटा हुआ था, जिसके हाथ में वो पहला वाला माइटी अर्थ सील भी मौजूद है। और वो यहाँ पर यही सोच रहा था कि मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि आखिर माइटी अर्थ सील किसे मिलेगा, लेकिन चाहे वो सेकंड माइटी अर्थ सील किसी को भी मिले, वो निकल कर बाहर तो इसी रास्ते से आएगा ना, और जब वो मेरे सामने आएगा तो मैं उससे वो माइटी अर्थ सील छीन लूंगा। यही सारी असल में असुरा गॉड किंग की चाल थी। इसलिए अगर आप लोगों को याद हो तो एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन से जाने से पहले वो इवल्स की तरह मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ किन्यू को भी अपने डिवाइन सेंस की वजह से ये सब कुछ जानने को मिल जाता है कि असुरा गॉड किंग तो एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के बाहर ही बैठा हुआ है, जिसकी क्या चाल है किन्यू भी ये समझ गया था। इसलिए वो पहले से अपनी पावर को एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के चारों तरफ फैलाना शुरू कर चुका, जिसका थोड़ा बहुत एहसास असुरा गॉड किंग को भी हो गया था, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि आखिर अचानक यहाँ पर क्या चेंज हो चुका है। वो इसी बारे में हैरान होकर सोच रहा था। दूसरी तरफ किन्यू यहाँ पर अपने मन में यही कह रहा था कि उम्मीद करता हूँ कि मास्टर जैंगलिन बिल्कुल सही सलामत हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से मास्टर जैंगलिन पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो हुआंगफू एम्परर के बड़े भाई हुआंगफू ली के साथ अपने लुवियो सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए फाइट कर रहा था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसने हुआंगफू ली की जान नहीं ली। हुआंगफू ली भी इस बात को समझता था कि मास्टर जैंगलिन ने मुझ पर अभी भी रहम दिखाया है, हालांकि ये जानते हुए भी कि हम दुश्मन है और वो मेरी जान ले सकता था, लेकिन मास्टर जैंगलिन को तो जानबूझकर अपने पुराने दोस्तों की जान नहीं लेनी थी। वो तो बस सिर्फ पोर्टल का इस्तेमाल करके वापस से एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन जाना चाहता था, क्योंकि सिर्फ एक्सिट डोर वहीं पर मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ टेलीपोर्टेशन पोर्टल के बाहर तांग एम्परस और साथ ही साथ मू एम्परर मौजूद थे, जहाँ मू एम्परर तांग एम्परस से कह रहा था कि तुम सामने से जैंगलिन पर हमला करो, जबकि मैं घूमकर पीछे से आते हुए जैंगलिन पर हमला करूंगा। जो सुनकर तांग एम्परस बिल्कुल ऐसे करते हुए सीधा जाकर यहाँ मास्टर जैंगलिन से टकराने की कोशिश करती है, लेकिन ये तो उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि 1 वर्सेस 1 में इनमें से कोई भी मास्टर जैंगलिन को नहीं हरा सकता, क्योंकि उनके पास लुवियो सोर्ड है, जो कि उनकी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा देती थी। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर जैंगलिन ने अपनी लुवियो सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बुरी तरीके से तांग एम्परस को इंजर्ड करके हरा दिया था। साथ ही साथ उन्होंने मू एम्परर को भी देख लिया था, जिनकी तरफ वो अपने लुवियो सोर्ड के साथ तेजी से बढ़ते हुए कह रहा था कि अच्छा तो तुम दोनों हो जो कि मेरा रास्ता रोकोगे। ये कहते हुए मास्टर जैंगलिन सिर्फ एक ही स्लैश अटैक के साथ मू एम्परर को भी हिट करते हुए साइड पर कर देता है। इसके बाद वो तेजी से टेलीपोर्टेशन पोर्टल की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ उनके पीछे मास्टर डीफेंग और मिस जू क्यूलिन भी पहुंच गए थे। ये तीनों पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए बाहर की तरफ आने लगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पोर्टल के इस बार हम देखते हैं कि हुआंगफू एम्परर, पुटाई एम्परर और डुआनमू एम्परर पहले से अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़े थे। वो सिर्फ उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस जू क्यूलिन ने पहले से यहाँ पर अपने डेड डोमेन को एक्टिवेट कर लिया, जिसके अंदर से
हुआंगफू एम्परर तो साइड पर जंप करते हुए बच गया था, लेकिन डुआनवू एम्परर और पुटाई एम्परर उस डोमेन के अंदर फंस जाते हैं। मिस जू क्यूलिन ईवल्स की तरह हंसती हुई धीरे धीरे निकल कर बाहर आ गई थी, जहाँ वो अपने 1000 विलो स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए हुआंगफू एम्परर को भी जकड़ लेती है। साथ ही सर वो कह रही थी कि तुम तीनों को क्या लगा था कि तुम तीनों यहाँ बाहर रुककर हमारा इंतजार करोगे और आसानी के साथ हमें हरा दोगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पर ये तो सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जैंगलिन भी इसके बाद पोर्टल से बाहर की तरफ निकलते हुए एग्जिट डोर की तरफ बढ़ रहा था, पर तभी अचानक उसके सामने ब्लड सी क्वीन आ गई, जो कि ईवल्स की तरह हंसते हुए कह रही थी कि जैंगलिन मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अब तुम मेरी जाल में फंसने वाले हो। मैं भी देखती हूँ कि आखिर तुम मेरी ब्लड सी से कैसे बचते हो। और ये कहती वो अपने ब्लड सी के वाटर टोर्नेडो का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ मास्टर जैंगलिन पर हमला करने लगी, जिससे बचने के लिए मास्टर जैंगलिन भी दूसरी तरफ भागने की कोशिश करता है। और यहाँ इससे पहले कि मास्टर जैंगलिन ब्लड सी के अंदर जकड़ा जाता, तभी मास्टर डिफेंग वक्त रहते वहाँ पर पहुंच जाता है, जो कि अपने वर्ल्ड व्यू लैंडस्केप पेंटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ब्लड सी क्वीन और उसके ब्लड सी को अंदर की तरफ कैद करने लगता है। साथ ही वो मास्टर जैंगलिन से कहने लगा कि इसे मैं देखता हूँ, तुम यहाँ से जाओ, हम भी तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। दूसरी तरफ वर्ल्ड व्यू लैंडस्केप पेंटिंग टेक्निक के अंदर ब्लड सी क्वीन हैरान होते हुए कह रही थी कि आखिर ये किस तरह की जगह है, जिस पर उसे मास्टर डिफेंग की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि ये वो जगह है जहाँ पर मैं पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब तुम समन हो और मैं तुम्हें ट्रैप कर लूं। तुम्हें लगा था कि सिर्फ तुम ही चालाक हो और हमने कोई प्लानिंग नहीं की होगी, बल्कि हम पहले से ही सब कुछ प्लान करके बैठे हुए थे। जिस पर ब्लड सी क्वीन गुस्सा होकर जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस पेंटिंग का इस्तेमाल करते मुझे यहाँ पर ट्रैप कर सकते हो, तो ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि मैं गॉड किंग के सेकंड स्टेप लेवल कल्टिवेटर हूँ। और ये कहती हम देखते हैं कि ब्लड सी क्वीन अपनी एनर्जी अनलिश करते उसे चारों तरफ फैलाकर आसानी के साथ उस वर्ल्ड व्यू लैंडस्केप पेंटिंग टेक्निक से बाहर की तरफ आ जाती है। लेकिन बाहर आने के बाद वो देखती है कि तब तक तो मास्टर जैंगलिन, यीफेंग और मिस जू क्यूलिन पहले वहाँ से जा चुकी थी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के बाहर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि असुरा गॉड किंग भी इन्हीं का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मास्टर जैंगलिन अपने साथियों के साथ एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन से बाहर आया, तभी अचानक हम देखते हैं कि असुरा गॉड किंग अपने टाइम स्टॉप टेक्निक का इस्तेमाल करते उन्हें हवा में फ्रीज कर चुका। ये करके वो खुश होते हुए धीरे धीरे से यहाँ मास्टर जैंगलिन के पास आकर कहता है कि तुम सबकी मेहनत बेकार हुई। बेशक मैं अपने वादे के मुताबिक एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के अंदर इंटर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये माइटी अर्थ सील मेरा हुआ। ये कहते हुए असुरा गॉड किंग अभी मास्टर जैंगलिन से माइटी अर्थ सील लेने ही वाला था, पर तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू ने अपनी पावर्स अनलीश करना शुरू कर दी, जहाँ पर किन्यू ने पहले से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के आसपास फैलाया हुआ था और वो फौरन से मास्टर जैंगलिन और अपने साथियों को टेलीपोर्ट करके अपने न्यू यूनिवर्स ले आता है, जो देखकर तो असुरा गॉड किंग पूरी तरीके से शॉक हो गया। दूसरी तरफ किन्यू उससे कहता है कि असुरा गॉड किंग मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता, लेकिन फिर भी ये सील हमारा है। जो सुनकर तो असुरा गॉड किंग को काफी गुस्सा रहा था, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए कहता है तो ये तुम हो किन्यू। उसके ये कहना ही था कि तब गॉड किंग्स निकल कर बाहर आने लगे, जिनमें 8 सीक्रेट एम्परर्स भी मौजूद थे और वो अपने सामने असुरा गॉड किंग को देखकर कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं तुम अपने वादे को तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे। जिस पर असुरा गॉड किंग जवाब देते हुए कहता है कि मैंने वादा किया था कि मैं एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के अंदर कदम नहीं रखूंगा, लेकिन मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि मैं सेकंड ट्रेजर के लिए कम्पीट भी नहीं करूंगा। ये बात इन सबको ही चुभती है, लेकिन ये लोग असुरा गॉड किंग का आखिर क्या ही बिगाड़ सकते थे, इसलिए सब लोग शांत हो गए। तभी जाओ एम्परर यहाँ पर सबको बताता है कि सेकंड ट्रेजर मास्टर जैंगलिन और किन्यू को मिला है, वो उनके पास मौजूद है। जो सुनकर तो सब लोग आपस में बातें करने लगे कि आखिर ये क्या हुआ। किन्यू पहले ही इतना सारा ताकतवर है और अब उन्हें एक्सल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर भी मिल गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले फ्यूचर में मिस्टी सिटी इस पूरे के पूरे डिवाइन रेल्म को रूल करेगी। यहाँ पर सब लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे, तभी अचानक जैंग एम्परर यहाँ ऊपर की तरफ आते हुए सब लोगों से कहने लगता है कि दोस्तों हम ऐसा होने नहीं दे सकते, इसलिए मेरा मशवरा है कि हम सब लोग मिलकर अपनी कंबाइंड स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए मिस्टी सिटी को चारों तरफ से घेर ले और किन्यू को मजबूर करे कि वो सेकंड ट्रेजर को हमारे हवाले कर दे। जैंग एम्परर की ये बात सुनकर तो जाओ एम्परर फौरन से हाथ खड़ा करते हुए कहता है कि मेरी जाओ फैमिली इसके लिए एग्री है। जो सुनकर तो बारी बारी करके बाकी के सीक्रेट एम्परर्स ने भी हामी बढ़ना शुरू कर दी थी और सारे के सारे गॉड किंग इसके लिए एग्री होने लगे। इसलिए जावा एम्परर यहाँ असुरा गॉड किंग के पास भी आकर उससे सवाल करते हुए पूछता है कि असुरा गॉड किंग क्या तुम भी हमारा साथ देना चाहोगे। जिस बात से मुंह एम्परर तो खुश नहीं था, क्योंकि वो कह रहा था कि असुरा गॉड किंग ने हमारे फैमिली के मेंबर्स को जान से मारा है, इसलिए हम इसके साथ अलायंस नहीं बनाएंगे। जिस पर असुरा गॉड किंग कहता है लगता है कि मुझे यहाँ पर वेलकम नहीं किया जा रहा, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस अलायंस को खुशी खुशी ज्वाइन करूंगा। यानी कि वो भी इनका साथ देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन असुरा गॉड किंग कहता है कि जियांग एम्परर तुम जानते हो ना कि अभी हम मिस्टी सिटी को घेरने के लिए जा रहे हैं और इस कदम के दौरान तुम्हारी प्यारी बेटी और तुम्हारा प्यारा भाई भी जान से मारे जा सकते हैं। अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो क्या तुम इस तकलीफ को बर्दाश्त कर पाओगे। जिस पर जियांग एम्परर बेरहमी के साथ जवाब देते हुए कहता है कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा उससे हम मार डालेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। चलो अब यहाँ से चलते हैं। जो कहती वो सारे के सारे गॉड किंग मिस्टी सिटी की तरफ रवाना हो गए। ये सब कुछ दूसरी तरफ मिस्टी सिटी में यहाँ पर मिस जियांगली और साथ ही साथ किन्यू
और उसके बाकी के सारे दोस्त भी देख रहे थे। जहाँ किन्यू इस बात को अच्छे से जानते रहे कि सीक्रेट एम्परर इतनी आसानी के साथ माइटी अर्थ सील को नहीं जाने देने वाले, इसलिए वो मास्टर जियांगलिन से कहने लगा कि मैंने अपने न्यू यूनिवर्स के अंदर एक स्पेस को तैयार करके रखा है जहाँ मैंने टाइम एक्सेलरेशन का इस्तेमाल किया, इसलिए बाहर का 1 सेकंड वहाँ के 1 लाख सेकंड के बराबर है, यानी कि बाहर के 5 मिनट वहाँ के पूरे 1 साल के बराबर होंगे। आपको वक्त चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आप उस स्पेस में जाकर माइटी अर्थ सील के अंदर मौजूद टाइम लॉ को मास्टर करने की कोशिश करें। जिस पर मास्टर जियांगलिन कहता है कि मुसीबत हमारे घर की तरफ आ रही है, आखिर मैं तुम्हें इस मुसीबत में अकेले छोड़कर ऐसे कैसे जा सकता हूँ, मैं भी यही रुककर तुम्हारे सर फाइट करूंगा। जिस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र ना करे, वैसे भी मेरी अकेले की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अगर 8 सीक्रेट एम्परर कंबाइन होकर भी मेरे सामने आ जाए तब भी मैं अपनी जगह से हिलूंगा नहीं। मास्टर जियांगलिन को भी फिक्र हो रही थी, इसलिए मिज़ू क्यूलिन सामने की तरफ आते हुए कहती है कि हमारे बीच यही एग्रीमेंट हुआ था कि जिसे माइटी अर्थ सील मिलेगा ये उसका ही होगा, और चूंकि ये तुम्हें मिला है इसलिए तुम इससे मास्टर करो, यहाँ की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। किन्यू के साथ हम दोनों भी तो मौजूद है। जिस पर मास्टर जियांगलिन आखिरकार एग्री हो गया। वो किन्यू से कहता है कि अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना, और ये कहती वो टेलीपोर्ट करके फन से उसी स्पेस में चले गए। पीछे की तरफ किन शुआंग भी यहाँ पर अपने फादर से कहता है कि फादर मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। जिस पर किन्यू से समझाते हुए कहता है कि बेटा अभी तुम छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओ तब तुम मेरी मदद करना, अभी के लिए तुम ये काम हम पर छोड़ दो। ये कहती है किन्यू, मिस जियांगली, मिस जू क्यूलिन और साथ ही साथ मास्टर यीफेंग फौरन बाहर की तरफ रवाना हो गए। जहाँ रास्ते में उड़ते हुए किन्यू मिस जियांगलिन से कह रहा था कि मास्टर जियांगलिन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आखिरकार हमें भी मौका मिल गया मास्टर जियांगलिन के लिए कुछ करने का। मिस जियांगली भी ये सुनकर मुस्कुराते हुए हमें सरिलाती है। इसके बाद ये लोग उड़ते हुए यहाँ मिस्टी सिटी के सेंटर में आ गए थे, जहाँ पर किन्यू ने फिर से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करके पूरी की पूरी मिस्टी सिटी के बाहर तक फैला दी थी, और यहाँ किन्यू अपने दोस्तों को बताने लगा कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो इस फॉर्मेशन की मदद से मैं पूरी की पूरी मिस्टी सिटी को टेलीपोर्ट करके अपने न्यू यूनिवर्स में भेज दूंगा। ये कहते हुए किन्यू मिस जियांगली से कहता है कि मिस्टी सिटी की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। जिस पर मिस जियांगली भी इस जगह की हिफाजत करने के लिए तैयार हो गई थी। साथ ही साथ किन्यू यहाँ पर मिस जू क्यूलिन और मास्टर यीफेंग से कहता है कि आप दोनों ने भी अभी तक टाइम स्टॉप को मास्टर नहीं किया, और इसके अलावा सेकंड ट्रेजर को हासिल करने के लिए आप दोनों को काफी एनर्जी एक्सॉस्ट करनी पड़ी, इसलिए बेहतर होगा कि आप दोनों भी सिटी में रुककर खुद को रिकवर करो, और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो आप दोनों मेरी मदद करने के लिए आ जाना। जिस पर मास्टर यीफेंग और मिस जू क्यूलिन दोनों ही तैयार हो गए थे। इसके बाद किन्यू उड़ते हुए यहाँ मिस्टी सिटी के बाहर की तरफ आ जाता है, जहाँ वो देख पा रहा था कि सारे गॉड किंग एक तूफान की तरह तीसरी तरफ आ रहे हैं। इसलिए किन्यू कहने लगा कि वक्त आ चुका है कि इन गॉड किंग्स को भी मैं मजा चखाऊं और इन्हें एहसास हो कि मुझे गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या होता है। ये कहती किन्यू अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक स्पेशल तरह की मिस्टी पूरी की पूरी मिस्टी सिटी माउंटेन पर फैला देता है, जिस वजह से जब सारे गॉड किंग्स यहाँ मिस्टी सिटी के बाहर पहुँचे तो वो इस मिस्ट को देखकर काफी जरा हैरान हो गए थे, क्योंकि वो इसके आर पार नहीं देख पा रहे। इवन की जब वो अपने डिवाइन सेंस से आगे की तरफ देखने की कोशिश करते हैं तो उनका डिवाइन सेंस भी इस मिस्ट को पार नहीं कर पा रहा था, जो बात काफी जरा हैरान करने वाली थी। ये लोग यही सोच रहे थे कि आखिर किन्यू क्या प्लानिंग कर रहा है, पर ज़ाओरन तो कुछ जरा ही जज्बाती हो रहा था। वो गुस्से के साथ आगे की तरफ आते हुए कहता है कि किन्यू चाहे जो मर्जी प्लानिंग कर रहा हो, उसका कोई भी प्लान कामयाब नहीं होगा। इस वक्त यहाँ पर टोटल 30 गॉड किंग्स मौजूद है, जो कि पूरे मिस्टी सिटी को तबाह करने की ताकत रखते हैं। इसलिए वो ऊंची आवाज में कहता है कि किन्यू, बेहतर होगा कि तुम जल्दी से जियांगलिन से कहो कि वो माइटी अर्थ सील हमारे हवाले कर दे, वरना हमने मिस्टी सिटी को तो वैसे ही घेर रखा है और हम इसे पूरी तरीके से खाक में मिला देंगे। ये सब ज़ाओरन बहुत ही जरा एरोगेंटली कह रहा था। दूसरी तरफ किन्यू भी टेलीपोर्ट करके मिस्ट से बाहर की तरफ आते हुए कहता है कि तुम कुछ जरा ही एरोगेंट नहीं हो रहे, आखिर तुम इस तरह की बात कैसे कर सकते हो? अगर ऐसी ही बात करनी है तो तुम्हारे पीछे असुरा गॉड किंग भी तो मौजूद है, तुम लोगों ने उससे क्यों नहीं कहा कि वो माइटी स्काई सील तुम लोगों को दे दे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों को लगता है कि मास्टर जियांगलिन को बुली करना आसान है, किन्यू को बुली करना आसान है? जिस पर ज़ाओरन के पास कोई जवाब नहीं रहता और वो गुस्सा होते हुए यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल सोल टेक्निक को रेडी करते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, पहले ही तुम मेरे फादर और सेकंड अंकल को जान से मार चुके हो और आज उनका बदला लेते हुए मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये कहते वो किन्यू पर हमला कर देता है, लेकिन किन्यू तो तीसरी के साथ टेलीपोर्ट करते हुए थंडर सोर्ड अटैक को डॉज करते हुए फौरन से यहाँ ज़ाओरन के पीछे आ गया, जहाँ साथ ही साथ किन्यू ने अपने सेलेस्टियल स्फीयर को बाहर की तरफ निकाल लिया था और वो फौरन से ज़ाओरन पर पीठ पीछे हमला कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किन्यू ने अपने सेलेस्टियल स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओरन के गॉड किंग रिंग को शटर कर दिया था, और इससे पहले कि उसका सेलेस्टियल स्फीयर यहाँ ज़ाओरन की भी जान ले पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ाओ एम्परर ये देखकर फौरन से अपनी थंडर चेन को बाहर की तरफ निकालते हुए सामने की तरफ थ्रो करके किन्यू के सेलेस्टियल स्फीयर को पकड़ते हुए कहता है कि किन्यू रुक जाओ। साथ ही साथ वो ज़ाओरन से कहने लगा कि ज़ाओरन वहाँ से भागो। ज़ाओरन भी काफी जरा खौफजदा हो चुका था और वो डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ किन्यू उसे जाने नहीं देने वाला, बल्कि वो यहाँ पर मुझे सारे गॉड किंग्स को एक सबक देना चाहता था, और इसलिए हम देखते हैं कि वो फौरन से अपने सेलेस्टियल स्फीयर को छुड़वा कर तेजी के साथ टेलीपोर्ट करते हुए दोबारा से ज़ाओरन के सामने आ गया, जहाँ पर किन्यू ने बिना कोई
सेकंड्स आया करते हुए फिर से अपने सेलेस्टियल स्फीयर को तेजी के साथ सामने की तरफ भेजते हुए जावरन की बॉडी के आर पार करा दिया और यहीं पर किन्यू जावरन की जान ले लेता है, जो देखकर तो सारे के सारे गॉड किंग शॉक हो गए थे। इवन कि जाओ एम्परर भी चिल्लाते हुए कहता है कि कमीना किन्यू, मानो जैसे कि वो किन्यू पर हमला करने की सोच रहा हो। तभी किन्यू से कहता है कि जाओ एम्परर कोई गलती मत करना वरना तुम्हारा भी बिल्कुल यही हशर होगा। जो सुनकर जाओ एम्परर को मजबूरन खामोश होना पड़ा। वो जानते रहे कि किन्यू बिल्कुल सही कह रहा है। वहाँ पर मुझे सारे के सारे गॉड किंग्स ही खामोशी के साथ किन्यू के सामने खड़े थे, जिन्हें देखते हुए किन्यू कह रहा था कि मुझे तुम सब लोगों की आंखों में खौफ दिखाई दे रहा है। जो बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि ये सभी घबराए हुए थे। यहाँ पर बहुत सारे किन्यू के दुश्मन हैं, जिन सब ने जब किन्यू कमजोर था तो उसके साथ बहुत बुरा किया। इसलिए किन्यू कह रहा था कि तुम में जिसके साथ भी मेरा उधार बाकी है वो तो मैं सूद समेत तुम लोगों के साथ चुकता करूंगा। जिस पर चैंग एम्परर किन्यू से कहता है कि किन्यू इतना भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की कोई जरूरत नहीं। ये मत सोचो कि तुम अकेले इतने सारे गॉड किंग्स को हरा सकते हो। तुमने हमें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है। ये कहते साथ ही चैंग एम्परर फौरन से यहाँ अपने डार्क पर्ल को बाहर की तरफ समन करने लगा, जो देखकर बाकी के साथ सीक्रेट एम्परर्स भी फौरन से अपने अपने सोर्स पर्ल को बाहर की तरफ समन करना शुरू कर लेते और ये ऑटो के ऑटो सीक्रेट एम्परर एक साथ आ चुके थे। जब ये ऑटो सीक्रेट एम्परर अपने सोर्स पर्ल्स का एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो इनकी ताकत इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है कि कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो, जब किन्यू ने अपना न्यू यूनिवर्स बनाया था और न्यू यूनिवर्स के अंदर जब किन्यू ने अपना लेवल ब्रेक थ्रू किया और वो गॉड किंग बना, तो किन्यू के गॉड किंग रिंग के अंदर इसी तरह के 8 सोर्स पर्ल ट्रेजर्स आ चुके थे। इसी वजह से वो अकेले इन सबसे ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ऑटो सीक्रेट एम्परर्स 8 की 1 एनर्जी फॉर्मेशन क्रिएट करने लगे थे, जहाँ पर साथ ही साथ वो किन्यू से कहते हैं कि किन्यू ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है, अभी भी तुम्हारे पास मौका है। मास्टर जैंगलन से कहकर वो माइटी अर्थ सील बाहर ले और हमें दे दो। ये सब सुनते हुए सामने की तरफ मौजूद किन्यू, जो कि फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़ा था, और वो कहता है कि तुम लोगों को क्या लगा कि तुम लोगों की इस धमकी से मैं डर जाऊंगा? ये तो कभी ख्वाबों में भी नहीं होने वाला। मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। किन्यू की इसी जोश और जज्बे के साथ सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ किन्यू के न्यू यूनिवर्स में मौजूद उसी स्पेस पर आ जाता है जहाँ किन्यू ने टाइम एक्सेलरेशन का इस्तेमाल किया था, और वहाँ पर मास्टर जैंगलन मौजूद है, जो कि हम देखते हैं कि माइटी अर्थ सील के अंदर मौजूद टाइम लॉक को मास्टर करने की कोशिश कर रहे थे। बाहर की तरफ बेशक कुछ मिनट से गुजरे होंगे, लेकिन अंदर की तरफ यहाँ कई महीने गुजर चुके हैं। जहाँ मास्टर जैंगलन जब उस माइटी अर्थ सील के अंदर मौजूद टाइम लॉक को सीखने की कोशिश कर रहा था, तो उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि कह रही थी कि स्टिलनेस विद साइलेंस, यानी कि खामोशी के साथ हर एक चीज का रुक जाना, जिसे हम टाइम स्टॉप कहते हैं। इसे बस तुम्हें अच्छे से सेंस करना होगा और तुम खुद ही से समझ जाओगे। टाइम हमेशा सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार रहा है, इसी वजह से हेवन एंड अर्थ हमेशा के लिए इटर्नल है। ये सब कहते हुए यहाँ माइटी अर्थ सील के अंदर से कुछ एनर्जी निकलते हुए मास्टर जैंगलन की बॉडी के अंदर इंटर कर रही थी, जिससे मास्टर जैंगलन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही थी। ये सब समझते हुए मास्टर जैंगलन की सोल एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच गई थी, जहाँ पर उन्हें अपने सामने मिस ज़ूक्यूमी दिखाई देती है, जिसकी तरफ मास्टर जैंगलन बढ़ रहे थे। पर तभी अचानक मास्टर जैंगलन को वहाँ पर 8 की 1 एनर्जी अटैक दिखाई देता है, जिससे मिस ज़ूक्यूमी पर हमला कर दिया गया। ये देखकर मास्टर जैंगलन दर्द से ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ। मास्टर जैंगलन का ये कहना ही था कि तभी अचानक उनकी बॉडी से एक पावरफुल एनर्जी अनलीश हुई और वहाँ पर मौजूद हर एक चीज हवा में ही फ्रीज हो गई। लेकिन अगले ही लम्हे में ज़ूक्यूमी की लाश नीचे की तरफ गिरने लगी है, जिसे मास्टर जैंगलन फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए पकड़ लेता है, और वो इमोशनल होकर उदास होते हुए कह रहे थे कि ज़ूक्यूमी मुझे माफ कर देना, उस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा स्लो था और ये चीज समझ नहीं पाया। काश टाइम लॉक की ये अंडरस्टैंडिंग मुझे तब मिल चुकी होती और मैं तुम्हारी जान बचा पाता। ये सब कहते हुए हमें बाहर की तरफ दिखाया जाता है कि मास्टर जैंगलन ने आखिरकार टाइम लॉक के अगले लेवल को हासिल कर लिया है, जिसे टाइम स्टॉप कहते हैं। यानी कि मास्टर जैंगलन गॉड किंग के सेकंड स्टेप में इंटर कर चुके हैं, जहां पहले स्टेप में आपको टाइम एक्सेलरेशन की पावर मिलती है, खुद के लिए टाइम की रफ्तार को इंक्रीज कर देना, जिससे आपकी भी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। फिर सेकंड स्टॉप में आपको पावर मिलती है टाइम स्टॉप की, यानी कि आप हवा में ही लोगों का टाइम फ्रीज कर सकते हैं, जो एबिलिटी अब तक सिर्फ असुरा गॉड किंग और ब्लड सी क्वीन के पास ही थी। लेकिन मास्टर जैंगलन ने भी अब इसे मास्टर कर लिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से बाहर की तरफ यहाँ किन्यू पर आ गया था, जहाँ पर उसके सामने 8 सीक्रेट एम्परर अपने 8 सोर्स पर्ल की पावर को कंबाइन करके किन्यू पर हमला करने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। तभी अचानक पीछे से मास्टर जैंगलन भी मौके पर पहुंच गया था, जिन्हें देखकर तो किन्यू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ मास्टर जैंगलन किन्यू के पास आते हुए कहता है कि किन्यू अब तुम बाकी का काम मुझ पर छोड़ सकते हो। यहाँ डुआनवो एम्परर तो मास्टर जैंगलन को देखकर कहता है कि जैंगलन जल्दी से वो माइटी अर्थ सील हमारे हवाले कर दो।
जिस पर मास्टर जैंगलिन सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि ये मंजर काफी जाना पहचाना है। सारे होली सीक्रेट एम्परर्स एक साथ मिलकर एक बार फिर से एक बगावत करने वाले के खिलाफ खड़े हो चुके हैं ताकि ये अपनी अथॉरिटी को यहाँ पर मेंटेन रख सके। लेकिन इस बार मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम लोगों को कामयाब होने नहीं दूंगा। जो सुनकर असुरा गॉड किंग फौरन अपनी ब्लड सोर्ड को बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है कि जियांगलिन, अगर तुमने वो माइटी अर्थ सील नहीं दिया फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर किन्यू भी गुस्सा होते हुए अपने सेलेस्टियल स्पीयर को असुरा गॉड किंग की तरफ तानते हुए कहता है कि मेरे होते हुए मैं भी देखता हूँ कि कौन मेरे अंकल जियांगलिन को तकलीफ पहुँचाता है। कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो कि मेरे सामने ही मास्टर जियांगलिन की जान ले सके। किन्यू ये सब बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह रहा था। जो सुनकर मास्टर जियांगलिन धीरे से सामने की तरफ आते हुए किन्यू से कहता है कि किन्यू, ये मेरी लड़ाई है। ये कहते हुए मास्टर जियांगलिन ने भी अपनी लुवियो सोर्ड को बाहर की तरफ निकाल लिया था और वो कहता है कि अगर तुम्हें वो माइटी अर्थ सील चाहिए तो मुझे मारकर मेरी लाश से वो हासिल कर लो। जो सुनकर तो जियांग एम्परर गुस्सा होते हुए अपने साथियों से कहता है कि ठीक है, इसे जान से मार डालो और हम इसकी लाश से ही माइटी अर्थ सील लेंगे। ये सुनते हम देखते हैं कि 5 सीक्रेट एम्परर्स यहाँ पर अपने सोल स्पेल ट्रेजर्स की पावर को कंबाइन करके 5 एलिमेंटल फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देते हैं। जबकि बाकी जो 3 सीक्रेट एम्परर्स थे वो भी अपने सोल स्पेल की पावर को कंबाइन करके यहाँ 3 की 1 एनर्जी अटैक फॉर्मेशन बनाना शुरू कर चुके थे। इस वक्त हवा में मास्टर जियांगलिन के सामने 2 बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशंस मौजूद है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक फॉर्मेशन से बहुत बड़ी डिवाइन सोर्ड निकलकर बाहर आना शुरू हो गई, जो कि बाहर आने के बाद हजारों सोर्ड्स में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि वो 1000 सोर्ड फॉर्मेशन आर्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिन तलवारों में डार्क एलिमेंट और साथ ही साथ थंडर एट्रीब्यूशन की पावर्स थी। किन्यू और मास्टर जियांगलिन भी ये सब देख रहे थे और अब मास्टर जियांगलिन भी सीरियस होते हुए अपनी फाइट पावर एक्टिवेट करने लगे, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके कहते हैं कि स्टॉप। उनके ये कहते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि आसपास का टाइम फ्रीज हो गया। जितने भी मास्टर जियांगलिन के यहाँ पर दुश्मन मौजूद थे वो सारे के सारे गॉड किंग इस वक्त हवा में ही फ्रीज हो जाते हैं, सिवाय असुरा गॉड किंग और ब्लड सी क्वीन के, जहां पर ब्लड सी क्वीन कह रही थी कि इसने टाइम स्टॉप कैसे मास्टर कर लिया। दूसरी तरफ किन्यू भी ये देखकर शॉक होते हुए कहता है तो आखिरकार मास्टर जियांगलिन टाइम स्टॉप को मास्टर कर चुके हैं, ये तो कमाल हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जियांगलिन जिसने अपने टाइम स्टॉप का इस्तेमाल करते हुए हवा में कई सारे गॉड किंग्स को फ्रीज कर दिया था। इसके बाद वो अपनी लुवियो सोर्ड को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हुए बारी बारी करके उन सबको जान से मारने लगा और वो एक ही झटके में कई सारे गॉड किंग्स को खत्म कर देता है। जिसके बाद सब कुछ दोबारा से नॉर्मल हो गया और हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर जियांगलिन ने असुरा गॉड किंग के एक बहुत ही खास बंदे यानी कि जाओन को जान से मार डाला था, जो कि असुरा गॉड किंग के बहुत ही जरा करीब है, इसलिए वो गुस्से से पागल होने लगा। वो चिल्लाते हुए अपने असुरा गॉड फॉर्म में आकर कहता है कि जियांगलिन, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम इसके लिए मरोगे। और इसी गुस्से के साथ वो जियांगलिन की तरफ बढ़ रहा था। किन्यू ये देखकर असुरा गॉड किंग से कहता है कि असुरा गॉड किंग शांत हो जाओ, और ये कहती है किन्यू अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके असुरा गॉड किंग को टेलीपोर्ट करते हुए अपने न्यू यूनिवर्स के एक स्पेस में ले आया था, जिस स्पेस में किन्यू ने असुरा गॉड किंग को टैप करके रखा हुआ है। असुरा गॉड किंग गुस्से के साथ चिल्लाते हुए अपनी एनर्जी अनलीश करते हुए कह रहा था कि किन्यू, तुम मुझे रुकने के लिए नहीं कहो, मैं इस जगह को तबाह कर दूंगा। जियांगलिन ने जाओन की जान ली है और उससे मरना होगा। ये सब कहते हुए यहाँ असुरा गॉड किंग गुस्से के साथ आग बगोला होते हुए अपनी ब्लड सोर्ड के स्पेशल अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए उस स्पेस को शटर करने की कोशिश करने लगा। लेकिन किन्यू से जवाब देते हुए कहता है कि यहाँ की स्पेस लैब बिल्कुल अलग है। जिन स्पेटियल लास्ट को तुम मास्टर कर चुके हो वो यहाँ पर कोई काम के नहीं, तुम इस बैरियर को तोड़ नहीं सकते। असुरा गॉड किंग तो बार बार स्लैश अटैक लगाते उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकामयाब होने के बाद वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि किन्यू, तुम्हारी ताकत बेशक बहुत ज्यादा है, तुम्हारी एबिलिटीज भी बहुत ही अजीब है, लेकिन क्या तुम वाकई में मेरा दुश्मन बनने की ख्वाहिश रखते हो? जिस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि मैं समझता हूँ कि गॉड किंग जाओन की मौत ने तुम्हें गुस्सा कर दिया और तुम बदला लेना चाहते हो, लेकिन तुम्हें भी इस बात को समझना होगा कि मास्टर जियांगलिन ने खुद को डिफेंड करने के लिए जाओन की जान ली है। जाओन बाकी सब लोगों के साथ मास्टर जियांगलिन को मारने के लिए यहाँ पर आया था, ना कि मास्टर जियांगलिन उसके पीछे गया, इसलिए मास्टर जियांगलिन ने कुछ भी गलत नहीं किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्यू ने असुरा गॉड किंग के साथ साथ ब्लड सी क्वीन को भी यहाँ पर ट्रैप कर लिया था, क्योंकि सिर्फ यही वो दोनों कल्टिवेटर है जिन्हें टाइम स्टॉप टेक्निक आती है और मास्टर जियांगलिन इनका मुकाबला नहीं कर सकता। ये दोनों सबसे बड़ा खतरा थे। असुरा गॉड किंग तो ब्लड सी क्वीन की तरफ देखते हुए कहता है कि ब्लड सी क्वीन, अगर हम दोनों यहाँ मिलकर काम करें तो हमारे लिए स्पेस के बैरियर को शटर करना इतना भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। जिस पर ब्लड सी क्वीन भी एग्री हो गई थी। असुरा गॉड किंग और ब्लड सी क्वीन दोनों अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते उस बैरियर पर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर जियांगलिन अकेले 8 सीक्रेट एम्परर्स के साथ फाइट कर रहा था और साथ ही साथ वहाँ पर और भी कई सारे गॉड किंग लेवल के कल्टिवेटर्स मौजूद हैं। 8 सीक्रेट एम्परर्स की बनाई हुई वो 2 पावरफुल फॉर्मेशंस वो इनका इस्तेमाल करते हुए मास्टर जियांगलिन पर हमला करने लगे, जिन्हें डॉज करने के लिए मास्टर जियांगलिन वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगा। हुआंगफू एम्परर की बहन मिस लू जियांग ये देखकर कहती है कि मास्टर जियांगलिन की ताकत किन्यू से कम है। एक बार मास्टर जियांगलिन इंजर्ड हो जाए उसके बाद उसे हराना
आसान होगा। ये कहती वो कई सारे गॉड किंग्स के साथ मिलकर एक साथ यहाँ मास्टर जैंगलिन पर हमला करने लगी। पहले भी 2 फॉर्मेशन अटैक्स मास्टर जैंगलिन के पीछे पड़े हुए थे। हम देखते हैं कि इन सारे अटैक्स को मास्टर जैंगलिन अचानक से पीछे की तरफ मुड़ते हुए अपने लुवियो सोर्ड की एक स्लैश अटैक के साथ काट देता है, जो देखकर दूसरी तरफ जावा एम्परर रुकता नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि उसने अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए दोबारा एक थंडर पाइथन क्रिएट कर लिया था, जिसे वो मास्टर जैंगलिन के पीछे लगा चुका। यानी कि ये सब लोग मास्टर जैंगलिन को सांस लेने का समय भी नहीं दे रहे थे। मास्टर जैंगलिन भी लगातार उन अटैक से टकराता रहा, जहाँ बार बार मास्टर जैंगलिन अपनी लुवियो सोर्ड की पावर का इस्तेमाल करते, लेकिन धीरे धीरे हम देख पा रहे थे कि मास्टर जैंगलिन भी थक रहे हैं। वो इन अटैक्स को रोकने के साथ साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद बारी बारी करके एक गॉड किंग का भी सामना कर रहे थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी नजर में लिu जिंग आ गई थी और वो लिu जिंग की तरफ बढ़ते हुए अपनी तलवार से उस पर स्लैश अटैक करने ही वाला था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि हुआंग फुली सामने की तरफ आ गया, जो कि अपनी बहन को बचाने के लिए फौरन उसे हाथ से पकड़ते हुए साइड की तरफ खींच लेता है। इसलिए वो मास्टर जैंगलिन के हमले से बच गई, लेकिन तभी अचानक मास्टर जैंगलिन के पीछे एक और गॉड किंग पहुंच चुका था, जो कि पीठ पीछे मास्टर जैंगलिन पर हमला करने की सोच रहा था, लेकिन मास्टर जैंगलिन अपनी टाइम स्टॉप टेक्निक का इस्तेमाल करते उसे हवा में फ्रीज करके जान से मार डालता है। पर मास्टर जैंगलिन ने अभी यही था कि तभी अचानक सीक्रेट एम्परर दोबारा अपनी फॉर्मेशन अटैक का इस्तेमाल करते हुए मास्टर जैंगलिन पर हमला कर देते हैं। जिस फॉर्मेशन अटैक को ब्लॉक करने के लिए मास्टर जैंगलिन ने भी अपने सामने शील्ड बना ली थी, लेकिन हम देखते हैं कि लगातार इतने सारे अटैक्स झेलने की वजह से अब धीरे धीरे करके मास्टर जैंगलिन भी कमजोर पड़ रहे थे। उन्हें इंटरनल इंजरीज हो रही थी, इसलिए मास्टर जैंगलिन खून की उल्टियां कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर जैंगलिन हार मानने का नाम नहीं लेते, बल्कि वो अभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए लगातार उस फॉर्मेशन अटैक से टकरा रहे थे। दूर से हुआंग फुली और मिस लिu जिंग भी ये देख रही थी, जहाँ हुआंग फुली तो इस सिचुएशन को समझता था कि कोई भी कल्टिवेटर इतना ज्यादा ताकतवर नहीं कि वो सीक्रेट एम्परर्स के अटैक्स को इस तरह से बर्दाश्त कर सके, लेकिन जैंगलिन वाकई में बहुत ज्यादा काबिल है। इसलिए वो अपनी बहन लिu जिंग से कहने लगा कि हम लोगों को रिट्रीट करके यहाँ से वापस जाना चाहिए, हमें और ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं, ये खतरनाक है। लेकिन दूसरी तरफ लिu जिंग को तो ऐसा नहीं लगता था। वो मास्टर जैंगलिन की तरफ देखते हुए कहती है कि जब जब मास्टर जैंगलिन उन सोर्स पावर अटैक्स का सामना करता है तब तब वो कमजोर होता रहता है, उसके जख्म और भी जरा गहरे हो रहे हैं। और वैसे भी यहाँ पर मिस लिu जिंग सोचने लगी कि किन्यू इस वक्त असुर गॉड किंग और ब्लड सी क्वीन के साथ मसरूफ है, जहाँ असुर गॉड किंग के साथ किन्यू फाइट कर रहा था और ब्लड सी क्वीन उस बैरियर को तोड़ने के लिए अपनी पावर्स का यूज कर रही थी। इसलिए मिस लिu जिंग को लगता है कि किन्यू वहाँ से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। यही बिल्कुल सही मौका है जैंगलिन को जान से मारने का, हमें ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ये कहती वो फौरन से अपनी विप का इस्तेमाल करते हुए यहाँ मास्टर जैंगलिन पर हमला करने के लिए दोबारा से आगे बढ़ गई। जिस विप अटैक को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर मास्टर जैंगलिन एक बार फिर से अपनी टाइम फ्रीज टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जिस टाइम फ्रीज का इस्तेमाल करते हुए मास्टर जैंगलिन ने वहाँ पर मुझे सारे के सारे गॉड किंग, सीक्रेट एम्परर्स, इवन की मिस लिu जिंग को भी हवा में फ्रीज कर दिया था। और चूंकि मिस लिu जिंग को पहले भी एक मौका मिल चुका था, लेकिन फिर भी उसने मास्टर जैंगलिन को जान से मारने की गलती की, तो इसलिए इस बार मास्टर जैंगलिन उसे माफ नहीं करने वाला। वो लिu जिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि हुआंग फू लिu जिंग, अब तुमने अपनी हद पार कर दी है। ये कहती मास्टर जैंगलिन अपने हाथ में अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हुए यहाँ उस विप को टच करता है, जिससे उनकी एनर्जी मूव करते हुए सीधा सीधा यहाँ मिस लिu जिंग की बॉडी तक पहुंच गई थी। वो विप तो शैटर हुआ, साथ ही साथ मिस लिu जिंग की बॉडी भी शैटर कर गई और वो वहीं पर जान से मारी गई, जिसके साथ ही टाइम फ्रीज टेक्निक खत्म हो जाती है। हुआंग फू एम्परर और हुआंग फू ली यहाँ पर चिल्लाते हुए अपनी बहन हुआंग फू लिu जिंग का नाम लेते हैं। अपनी बहन को मरते हुए देखकर हुआंग फू एम्परर तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और वो मास्टर जैंगलिन की तरफ देखते हुए कहता है कि जैंगलिन, कभी तुम भी 8 ग्रेट फैमिली से हुआ करते थे और अब तुम 8 ग्रेट फैमिलीज के गॉड किंग्स को जान से मार रहे हो। तुम्हारे इस गुनाह को माफ नहीं किया जा सकता, तुम्हें मरना होगा। ये कहती वो कई सारे फ्लेम स्लैश अटैक रेडी करके फौरन मास्टर जैंगलिन पर हमला कर चुका। जिन फ्लेम स्लैश अटैक्स की एनर्जी को जावा एम्परर ने भी अपनी थंडर एनर्जी का इस्तेमाल करके और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। इस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर मास्टर जैंगलिन भी यहाँ पर पहले अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते उस थंडर एनर्जी को खत्म कर देते। इसके बाद वो अपनी लुवियो सोर्ड को बाहर की तरफ निकालते हुए एक स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगे। लेकिन हर एक स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय करने की वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जैंगलिन की भी इंजरीज बढ़ती जा रही थी, उन्हें भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। वो भी अपनी लिमिट तक पहुंच रहे थे, जो देखकर जावा एम्परर समझ गया था। वो अपने साथियों को कहता है कि जैंगलिन अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है, इसलिए रुकना मत। ये सुनकर एक के बाद एक कई सारे मल्टीपल स्लैश अटैक मास्टर जैंगलिन की तरफ चलते जा रहे थे, जिन्हें मास्टर जैंगलिन अपनी लुवियो सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करने की कोशिश करता जा रहा था। और धीरे धीरे करके वो इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हैं कि अब उनसे अपनी तलवार भी उठाई नहीं जा रही थी। वो ज्यादा फाइट करने की हालत में नहीं बचे, पर अभी भी एक साथ कई सारे स्लैश अटैक तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। ये उनके आखिरी लम्हे हैं। मास्टर जैंगलिन भी इस बात को समझता था। जावा एम्परर तो ये देखकर खुश होने लगा, जबकि हम देखते हैं कि जैंग एम्परर अपने भाई के आखिरी लम्हों को देख नहीं पा रहा था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। और यहाँ इसी इंटेंस सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ 3000 कमेंट्स का टारगेट कंप्लीट कर देना।